नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन और साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में शानदार कमाई के मौके कहां पर मिलेंगे। और आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है बाजार आज और कल में। साथ ही जो खास मेहमान आज हमारे साथ शो में हैं वो है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज के शो में। इसके साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ गई है जो अलग अलग खबरों पर एक्सक्लूसिव रिसर्च आप सबको देंगी। कुशल से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल, बाजार पर ब्रोकर्स की राय क्या है। चेतन से जानेंगे डीसीडब्ल्यू डीसीएम श्रीराम के लिए बड़ी खबर। आशीष हमें बताएंगे पावर कंपनियों पर सीएलएसए बुलिश क्यों है। देवांशी आशा हमें बताएंगी जेबी केमिकल्स में तेजी की वजह क्या रही है। तो तमाम हमारे जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनसे जानेंगे अलग अलग खबरों पर एक्सक्लूसिव रिसर्च। लेकिन उससे पहले कैसा रहा बाजार में आज कारोबार, उस पर नजर डाल लेते हैं। शेयर बाजार में 2 दिन की जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। दरअसल अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बैंक के नतीजों के बाद दुनिया भर के बाजारों में ये गिरावट देखने को मिली। दरअसल फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो 2023 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। अब इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार काफी सुस्त होने की पूरे अनुमान है। अब चीन से वहीं जो तनाव है वो बढ़ने को लेकर बाजार फिक्रमंद है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 323 अंक और निफ्टी 88 अंक टूटकर आज बंद हुए। और सबसे बड़ा जो गिरावट का कारण रहे वो सेक्टर थे रियल एस्टेट, मेटल, बैंक और इंफ्रा शेयर। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी यहां पर बिकवाली की है। सबसे पहले एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों का डेटा जो अगर एनालाइज करें तो कैश मार्केट में करीब 250 करोड़ रुपए की बिकवाली की है एफआईआई ने। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज करीब 1068 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का आज के बाजार पर एडिटर स्टेक के लिए। अनिल जी, हमने देखा 2 दिन की अच्छे उछाल के बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई। कमजोरी कहां से आई है? आज के कारोबार को अगर एनालाइज करें तो क्या लगता है? कमजोर ग्लोबल संकेतों और वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज दबाव रहा। शुरुआत भी कमजोरी के साथ हुई। दिन के दौरान रिकवरी के संकेत आते हुए दिखे, फिर फिसले भी और वापस रिकवर होकर आखिरी घंटे में फिर फिसल गए। यानी कि उतार चढ़ाव के बीच कारोबार रहा। बाजारों ने संभलने की कोशिश जरूर की निचले स्तर पर, लेकिन आखिरी घंटे में रुक नहीं पाए ऊपर के लेवल पर। उसकी वजह यह थी कि डाउ फ्यूचर्स 250 पौने 300 अंक कमजोर ट्रेड कर रहे थे और कल भी अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती दिखी। तो अमेरिका में कमजोर सेशन की आशंका में भारतीय बाजारों में ट्रेडर्स ने अपनी तेजी की पोजीशन हल्की की। और दूसरा, एफआईआई की तरफ से कल के सेशन में थोड़े से खरीदारी के आंकड़े भी छोटे पड़ते हुए दिखे। वायदा कारोबार में उन्होंने बिकवाली भी की, वो भी एक डर है। और चीन के साथ सीमा तनाव पर रक्षा मंत्री जी का आज बयान था 12 बजे संसद में, राज्यसभा में। उसके बाद भी ये संकेत भी आ रहे कि अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई, थोड़ी तनावपूर्ण है। तो ये सारे संकेत थे जिन्होंने बाजार पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनाकर रखा। लेकिन उसके बावजूद एक चीज कहनी होगी, क्लोजिंग उतनी बुरी हुई नहीं। 11,500 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर हम होल्ड करने में कामयाब रहे, ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 22,100 के ऊपर बंद हुआ। इनफैक्ट 22,320 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी बुरी नहीं कही जाएगी। तो रेंज बाउंड ट्रेड, उतार चढ़ाव एक्सपायरी के दिन जो आप उम्मीद करते हैं वैसा दिखा भी, और फाइनली एक हल्की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल बाजार में आज थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम होने का ट्रेंड रहा, छोटे दायरे में उतार चढ़ाव रहा और फाइनली हल्की कमजोरी के साथ क्लोजिंग भी। जी, तो इस हल्की कमजोरी के बाद अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो, अनिल जी, हम आपसे थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जहां पर सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला, ये जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से। कुशल, बाजारों में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन आज नजर आया था?
तो ग्लोबल बाजारों से कमज़ोर संकेतों के बीच आज बाजार की जो वीकली एक्सपायरी है वो दिन के ऑलमोस्ट निचले स्तरों पर होती हुई नजर आई। और यहाँ पर एक और चीज़ भी आज हुई जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो IPO है उसकी आज दमदार लिस्टिंग होती हुई नजर आई, जिस वजह से आप IT काउंटर्स देखेंगे तो 2 से 3% तक का उछाल उनमें देखने को मिला। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची में अगर आप देखेंगे तो सीमेंट स्पेस जो था वहाँ पर वीकनेस थी, साथ ही मेटल काउंटर्स और ऑटो काउंटर्स ग्लोबल वीकनेस की वजह से गिरावट का रुझान दिखा रहे थे। पर तेजी का जो एस्पेक्ट बना था वहां पर्टिकुलरली IT और फार्मा काउंटर्स वहां पर तेजी बनती हुई दिखी, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर निकल कर आया और जी एंटरटेनमेंट में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखे। HCL टेक और इन्फोसिस जैसे फ्रंटलाइन IT काउंटर्स भी 2 से 2.5% की तेजी थी। रियल्टी स्पेस कल के सत्र में स्टार परफॉर्मर था, आज के सत्र में यहाँ पर टॉप लूजिंग इंडेक्स बनता हुआ नजर आया। और इसके अलावा मेटल काउंटर्स यहाँ पर ग्लोबल संकेतों की वजह से कमजोरी आती हुई दिखी। हिंडाल्को टॉप लूजर निकला, 4-4.5% का फॉल था। PSU बैंक से यहाँ पर भी कमजोरी दिखी, कल की जो गिरावट थी वो आज भी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। और फार्मा स्पेस से यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई दिखी, जिसमें JB केमिकल्स आप देखिए 12 से 14% का उछाल इंट्राडे यहाँ पर देखने को मिला वीक बाजार में भी, और हिकल में भी 9 से 10% का तेजी जो है हमें देखने को मिली। IT स्पेस में अगर आप देखें तो कोफोर्ज यहाँ पर टॉप गेनर निकल कर आए। फ्रंटलाइन IT कंपनियों की बात करें तो HCL टेक में भी 2.5 से 3% का अपमूव देखने को मिला, और माइंडट्री भी अच्छे गेंस के साथ बंद होता हुआ नजर आया। और अंत में जी के जो हिट कॉल्स थे वहां पर अच्छी तेजी बनी, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज, HCL टेक जैसे शेयर जो है हमारे एक्सपर्ट द्वारा रिकमेंड किए गए थे, और साथ ही अडोर वेल्डिंग जो जेम्स आपके जेम्स थे वहां पर भी काफी शानदार अपमूव हमें आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। जी शुक्रिया कुशल, बाजार पर पूरी जानकारी देने के लिए और किन सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा एक्शन दिखा उस पर हमें बताने के लिए। रिसर्च हमारे साथ हमारे जो खास एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर है उनका रुख कर लेते। अविनाश जी, जैसा हमने देखा कि 2 दिन के तेजी के बाद आज बाजार में कमजोरी रही, कमजोरी की वजह आप क्या मानते हैं, और आगे आने वाले मतलब अगर हम कल की ही बात करें तो कल बाजार का रुख आप किस तरफ जाते हुए देखते हैं? साथ ही अगर हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल पिक के तौर पर आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में बिकवाली के 2 कारण थे। एक तो जो फेड की कमेंट्री आई कि इंटरेस्ट रेट्स लगातार लो रहने की या ऑलमोस्ट जीरो रहेंगे आने वाले 1.5-2 साल के लिए, तो वो डेफिनेटली नेगेटिव बात है। ये दिखलाती है कि यूएस इकोनॉमी को रिकवर होने में टाइम लगेगा। और दूसरी बात, इंडो चाइना का जो LAC पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट्स उसको क्लोजली वॉच कर रही है, और अनुमान है कि यहाँ पे अगर कोई एस्केलेशन नेगेटिव बात रहेगी तो उसी कारण से मार्केट थोड़ा ढीला था। रही बात पोजिशनल पिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लग रहा है कि IT स्पेस से ही आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हमको HCL टेक काफी पसंद है। करंट लेवल्स पे अगर 8-10 दिन का नजरिया है तो इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कम से कम 826 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प रहेगा जहां पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ओके, तो पोजिशनल तौर पर हफ्ते भर की खरीदारी कहां करनी है उस पर राय दी अविनाश जी ने। हम आपसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से कहां पर खरीदारी करनी चाहिए उस पर भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव खबर अपने दर्शकों को दे दे जो हमारे संवाददाता चेतन लेकर आए हैं। खबर यह है कि DCW DCM श्रीराम के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर पर पूरी डिटेल चेतन भूटानी से ही जानते हैं। चेतन, बताइए DCW DCM श्रीराम के लिए ये एक्सक्लूसिव खबर के मायने क्या हैं? जी बिल्कुल, DCW और DCM श्रीराम के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इंडिया जापान बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में ये जो ट्रीटी है जिसमें भारत जापान से PVC सस्पेंशन ग्रेड रेसिन इंपोर्ट करता है। PVC सस्पेंशन ग्रेड रेसिन एक वाइट कलर का प्रोडक्ट है जो काफ़ी कमोडिटीज़ में यूज होता है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मास्यूटिकल्स में, हेल्थ इंडस्ट्री में और काफ़ी अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2017 में जो इंडिया बायलैटरल एग्रीमेंट ट्रेड रूल्स के अंडर जो जापान से ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट होता है, उसमें ये माना जा रहा है कि PVC रेसिन के इंपोर्ट से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है और काफी भारी मात्रा में चीप इंपोर्ट्स भारत में करे जा रहे हैं। तो DCW और DCM श्रीराम को काफी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने इसमें कंप्लेंट फाइल करी थी DGTR से, और DGTR ने इसकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करी है। आगे 30 दिनों में फैसला ये होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वॉल्व है, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स, उनके कमेंट्स मंगवाए जाएंगे। लेकिन एक बायलैटरल इन्वेस्टिगेशन में बायलैटरल ड्यूटी लगना लगभग तय होता है, तो उसके चलते काफी फायदा DCW और DCM श्रीराम को यहाँ पे मिलते हुए।
जी शुक्रिया चेतन, इस पूरी खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। अब जरा रुख करते हैं पावर कंपनियों का, और उस पर भी एक खबर हमारे पास है, वो ये कि पावर कंपनियों पर CLSA है, उसका रुख काफी बुलिश है। वजह इसकी क्या है, इस पर पूरी जानकारी के लिए मेरे से होगी आशीष चतुर्वेदी का हम रुख करते हैं। आशीष, पावर कंपनियों पर बुलिश रहने की वजह क्या बताई गई है? देखिए, पावर कंपनीज पर CLSA काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। मान रहे कि इस तिमाही से अगर आप देखें तो जो सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए थे, इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी की सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है और आगे भी इसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके चलते मान रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप देखें तो पावर सेक्टर में जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप में इन्हें पसंद आ रहा है पावर ग्रिड और NTPC। एक एक करके मैं आपको टारगेट और अपसाइड के बारे में बताता हूँ। टाटा पावर पर देखिए 74 रुपये का लक्ष्य दे रहे, यानी मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो 28% की अपसाइड है। JSW एनर्जी यहाँ पर 75 का लक्ष्य दिया गया है, 27% की अपसाइड यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CSC 830 रुपये का लक्ष्य दिया इन्होंने। NTPC ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर इनका कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि करीब 140 रुपये का लक्ष्य दे रहा है और उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब 53% का अपसाइड यहाँ पर नजर आती है। और पावर ग्रिड यहाँ पर करीब 205 रुपये का लक्ष्य दिया है, 18% की अपसाइड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके जी आशीष, इनफैक्ट मैं अविनाश गोरक्षकर उनका रुख करती हूँ। अविनाश, ये जो खबर पावर कंपनीज पर अब एक अच्छे आउटलुक की बात की जा रही है CLSA की तरफ से, आपका पावर कंपनीज पर क्या रुख है और कोई पसंदीदा शेयर आपका जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे इस पर्टिकुलर सेक्टर से? लग रहा है कि पावर सेक्टर में जो पावर जनरेटिंग कंपनी टाटा पावर है, हमको लग रहा है कि इस लेवल से भी डेफिनेटली खरीदा जा सकता है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और कंपनी ने, मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि आगे नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स बेच के वो अपना कर्जा बुक्स पे काफी कम करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि 55-56 में अगर कोई खरीदता है तो करीबन 75-80 का नियर टर्म का टारगेट बनता है और इसमें काफी एक्यूमुलेशन हो रहा है। और दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो हमको पसंद है वो बेसिकली KEC इंटरनेशनल है। ये पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स में है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनके लिए सेकंड और थर्ड क्वार्टर करंट लेवल्स पे KEC इंटरनेशनल और टाटा पावर ये दोनों ही अच्छे विकल्प है, जहां पे इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में मिलना चाहिए। KEC इंटरनेशनल और टाटा पावर पर खरीदारी की सलाह और उस पर काफी पॉजिटिव आउटलुक है अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे। इस बीच एक और खबर बताएं, बाजार पर दिग्गज ब्रोकरेजेस की क्या राय है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं और उन्हें बाजार से क्या उम्मीदें हैं, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ कुशल एक बार फिर से हैं। कुशल, जरा बताएं दिग्गज ब्रोकरेजेस का जो अनुमान है और जो राय है वो क्या कहती है बाजार पर? जी, तो बाजार पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस की नज़र है और खासकर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने जो है एक ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे करवाया था 3 से 10 सितंबर के बीच, और उसमें ये निकल कर आया कि 58% एनालिस्ट जो इन्होंने फंड मैनेजर का सर्वे किया था, 224 फंड मैनेजर्स इसमें शामिल थे, और उनका वक्तव्य ये निकल कर आया कि 58% जो है सर्वे में अभी भी बिग बुल रैली की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। अगस्त में ये आंकड़ा 46% था और मई में तो ये आंकड़ा 25% था। तो लगातार जो है भारतीय बाजारों को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेजेस की जो राय है वो बुल ट्रेंड पर बनी हुई है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स तो ये मान रहे हैं कि ये अभी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसका फर्स्ट फेज है और आगे और भी तेजी जो है अभी भी ड्यू है। खासकर क्रेडिट स्विस वेल्थ मैनेजमेंट की बात देखें तो 12 से 18 महीनों के लिए उनको प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। पर दूसरी तरफ कुछ एक चिंताएं भी हैं। अगर आप भारतीय बाजारों को देखें तो वहाँ पर ब्रोकर हाउसेज ये मान रहे हैं कि जो कोविड-19 की सेकेंड वेव है वो आ सकती है और ये एक्सपेक्टेशंस उनकी बनकर चल रही है। तो 30% जो एनालिस्ट हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर आपको गिरावट इस वजह से आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा यूएस के इलेक्शंस अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 20% का फेवर है और साथ ही जो टेक्नोलॉजी शेयरों में तेज़ी बनती हुई दिखी है हाल फिलहाल में, वहाँ पर भी करीब 22% लोग ये मान रहे हैं कि इस वजह से जो है मार्केट्स में गिरावट आ सकती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अभी भी ब्रोकर्स का भरोसा जो है वो भारतीय बाजारों में बरकरार है और एक अच्छी बुल रैली की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, अच्छे बुल रैली की पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। शुक्रिया इस फिलहाल जानकारी के लिए कुशल आपका। अब अपने शो के स्पेशल सेगमेंट का हम रुख कर लेते हैं जिसका नाम है शर्मा जी के ऑप्शंस।
तो शर्मा जी के ऑप्शन जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगले दिन में बाजार में कैसे आपको बम्पर कमाई का मौका मिलेगा। सीधे बात करते हैं एचडीएफसी के वीके शर्मा जी से ही। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका सर। बताइए आज कौन सा ऑप्शन आप दर्शकों को बताएंगे जहां पर कल बम्पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। जी नमस्ते, वेलकम टू दिस शो और आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। जी मारुति और इन्फोसिस ये दो स्टॉक लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। मारुति 7,100 की सितंबर की कॉल ली जा सकती है। 158 रुपए समथिंग पे क्लोज हुआ था। स्टॉप लॉस रखे 110 रुपए का, टारगेट रहेगा 230। दूसरा जो स्टॉक है वो इन्फोसिस है। आप ये कह सकते हैं कि 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, क्या ये चौथे दिन भी लेना ठीक है? नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी इसको आप आराम से ले सकते हैं कि 1020 की कॉल सितंबर महीने की 15 रुपए 70 पैसे पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए का और टारगेट रहेगा 24 रुपए का। तो इन्फोसिस खासकर उन लोगों के लिए है जो अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया है, वो सिर्फ गाड़ी छूट गई उनकी और वो कुछ कमाना चाहते हैं, तो ये जो एक हफ्ता बचा है अगले सेकंड तक, तब तक आप इस ऑप्शन को रख सकते हैं। तो ये रखें और इनको आप अगर आपका टारगेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो अगले का मतलब शुक्रवार, मंडे, सोमवार के लिए इंतजार करें कि जब ये मार्केट में समझता हूँ काफी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बाजार आज और कल में, कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो, जाने के लिए सीधे एक बार फिर से चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और क्या लेवल्स हैं जिनको खास ध्यान में रखना चाहिए? कल बाजारों के लिए हफ्ते का आखिरी दिन होगा और ये हफ्ता जो नया शुरू होगा इसी में मंथली सीरीज भी एक्सपायरी होनी है, क्योंकि ये महीना थोड़ा छोटा है और इस लिहाज से एक्शन अब बढ़ने वाला है। पहला, डेफिनेटली अमेरिकी बाजारों की चाल पर नजर रहेगी, जो हल्के से करेक्शन के मोड में आए। आमतौर पर 1.5-2 दिन से ज़्यादा का करेक्शन अमेरिका में होता नहीं है, तो क्या कल की में करेक्शन पूरा हो जाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। दूसरा, सीमा पर नजरें रहेंगी, अगर तनाव बढ़ता है या घटता है तो वो बाजार के लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। और हफ्ते के आखिरी दिन शायद ट्रेडर्स बहुत बड़ी पोजीशन तेजी या मंदी की तरफ न रखना चाहे, तो थोड़ा शांत ट्रेड और छोटे दायरे में कम वॉल्यूम के साथ हो सकता है, ये आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। निचले स्तरों पर 11,450, 11,500 ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट रेंज के तौर पर आती दिख रही। तो असली कमजोरी आपको तभी होगी जब आप 11,450 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। और ऊपरी स्तरों पर 11,600, 11,650 ये रेंज वो है जहां पर मुनाफा वसूली आती दिखेगी। तो अब आप मजबूती वापस तब देखेंगे जब इस रेंज के पार निकलकर माफ कीजिएगा ट्रेड करना शुरू करें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बहुत क्रिस्टल क्लियर रेंज है, 22,075, 22,275, ये 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट। 22,450, 22,650 ये वो रेंज है जहां पर आ रही है बिक वाली। तो इस रेंज के किसी एक और बाहर निकलेंगे तो फिर बड़ा मुंह आने की संभावना, और वो हफ्ते के आखिरी दिन थोड़ी संभावना कम ही लग रही है। तो ग्लोबल ट्रिगर्स, सीमा पर जो तनाव है वो, और एफआईएस की खरीदारी या बिक वाली के आंकड़े, ये 3 ऐसी बातें जो कल के बाजार का डायरेक्शन आपके लिए तय करेगी। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और कल की स्ट्रैटेजी और किन ट्रिगर्स पर नजर रहेगी उस पर चर्चा करने के लिए आपका। चलिए अब वक्त हो गया है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से मिलेंगे आपको कमाई के मौके, ये बताने का। और आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? हाय स्वाति, मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है ऑप्शंस के अंदर। एक तेजी की तरफ का है, एक मंदी की तरफ का है। तो पहले तेजी की तरफ का बात करते हैं। आईटी स्टॉक्स में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। एचसीएल टेक हमें चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि एचसीएल टेक के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी बनेगी। तो एचसीएल टेक का 800 का कॉल लेने का सलाह रहेगा 20-21 रुपए के बीच में। 16 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और एचसीएल टेक में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। इसमें 30-40 रुपए का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पे इस 800 के कॉल का टारगेट 30 रुपए से 35 रुपए तक 2 से 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। दूसरा स्ट्रेटेजी ऑप्शंस में है वो पुट साइड का है, मंदी करने का आईटीसी का। आईटीसी चार्ट के ऊपर वीक और ऐसा लगता है यहाँ से और गिरावट दिखा सकता है। 180 का पुट 3.5 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 2.5 रुपए का इसमें नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 5 रुपए से लेकर 6 रुपए तक आईटीसी के 180 पुट के अंदर देखने को मिल सकता है।
जी, बहुत शुक्रिया सुमित, हमें कल के लिए ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए। अब अविनाश जी, किसी को लंबे समय की खरीदारी करनी हो, 6 महीना या फिर 1 साल भर तक का नजरिया हो, तो लॉन्ग टर्म पिक कौन सी आपकी रहेगी? स्वाति, अगर 6 से 12 महीने का व्यू है तो हमको एक फर्टिलाइजर और स्पेशलिटी केमिकल कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है जीएनएफसी। कंपनी ज्यादातर पैसा केमिकल बिजनेस से बनाती है और जो इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो केमिकल बनाती है जिसका नाम है टीडीआई, यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑलरेडी लगी है और पिछले 2 महीने में प्राइसेस 10 से 12% बढ़े हैं। हमको लग रहा है और मुझे लग रहा है कि करीबन सेकंड और थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिविडेंड पेइंग काफी अच्छी कंपनी है, पिछले साल 50% डिविडेंड भी दिया है और वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 6 या 7 के पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली खरीदने लायक है और हमको लग रहा है कि 250 यहाँ से और एक अच्छा उछाल यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने का मौका है। ये करीबन 270 280 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे जरूर एक्यूमुलेट करें। तो लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए जीएनएफसी अविनाश जी की फेवरेट पिक है खरीदारी के लिए। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ आज शामिल होने के लिए। हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट हमारे साथ बाजार आज और कल में एक्सक्लूसिव रिसर्च लाने के लिए। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे होगी मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ।